हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का क्लास जो है ये हम लोग का क्लास 8 का चैप्टर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग क्लास 8 का भी जो है स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्लास 7 का ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग एटलीस्ट 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास 7 8 जो है साथ में लेके चलेंगे। तो ठीक है, तो डियर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या तो आप नेक्स्ट लेवल पे किसी भी टीचर लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जैसे कि आप बीपीएससी हो गया, बिहार स्टेट हो गया, जेटेट हो गया, अदरवाइज एनवीएस केवीएस किसी के लिए भी, जैसे एनवीएस केवीएस के लिए भी आपकी एनसीईआरटी की बुक काफ़ी मैटर कर रहा है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो ट्रायर 2 और ट्रायर 1 में देखे होंगे तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन है ना आपका एनसीईआरटी से ही आपको मिला है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, ठीक है, रिव्यू कि बच्चों का कहना है कि अब जो एनसीईआरटी बेटर तरीके से कर लिया उसका मतलब कि सिलेक्शन पक्का हो गया है बीपीएससी में। तो अभी बीपीएससी आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है बेटर हो। स्टार्ट करते रहिए आज का क्लास। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर में डिस्कस किए थे, ठीक है, क्लास 7 में कि जितने भी सजीव होते हैं यानी जिनमें प्राण होते हैं उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है। उसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं पौधे की, तो पौधे जो रहता है ना ये अपना खाना स्वयं बनाता है, लेकिन मनुष्य जो रहता है ना हम लोग और एनिमल्स लोग ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ये डिपेंडेंट रहता है। किस पे डिपेंडेंट रहता है? पौधे पे डिपेंडेंट रहता है। अगर बात करते हैं मनुष्य पे का, तो ये आपका डिपेंड किस पे है? आपका पौधे पे डिपेंड है और जंतु पे भी डिपेंड है। ठीक है, अब बताइए जो ये भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उससे जो हम लोग को क्या मिलता है? उससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि पाचन में होता है, श्वसन में होता है, और उत्सर्जन के संपादन में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में हम लोग उस ऊर्जा का मतलब कि प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पैडालॉजी टर्म्स आ गया है। ठीक है, कि हम लोग हर किसी को भोजन की यहाँ आवश्यकता होती है। और जैसे हमारे देश की ही बात करें, ठीक है, यहाँ आबादी कितना मतलब कितनी भारी मात्रा में आबादी है, तो ये आप देख सकते हैं। और एक एक लोगों तक भोजन पहुँचना कितना मतलब किस तरीके से जो है हर लोगों तक ये भोजन पहुँचता होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ मतलब कि बताया गया है। तो देखिए क्या होता है ना, जब इतनी आबादी है तो भोजन का जो उत्पादन है ना वो भी बहुत ही बड़े स्तर पे होना चाहिए, ताकि तभी वो एक एक आदमी तक पहुंच सकेगा, क्योंकि हर किसी को भोजन की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी बिना भोजन के रह नहीं सकता है। तो उसी तरह भारी मात्रा में अगर भोजन का उत्पादन होगा तभी वो हर लोगों तक पहुँच पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ उत्पादन पर ही डिपेंड नहीं करता है, किस किस पे ये डिपेंड करता है। तो ये जो विशाल जनसंख्या है, जो आबादी है, तो उस तक भोजन मतलब पहुंच सके इसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसके लिए नियमित उत्पादन होना चाहिए, इसका उचित प्रबंधन होना चाहिए और इसका वितरण होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक लोगों तक ये पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट है कृषि पद्धतियाँ। देखिए सबसे पहले 10,000 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें मनुष्य जो थे ना घुमंतु जीवन जीते थे। घुमंतु मतलब क्या होता है कि आज अभी वो कुछ दिन यहाँ रह लिए, कुछ 1-2 महीना रह लिए यहाँ पे इस जगह पे, फिर वो जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो जो है आपका अभी हम लोग देखिए वो जंतु पे डिपेंड होते थे और आपका पौधे पे डिपेंड होते थे। अगर मान लीजिए किसी एक जगह पे वो रह रहा है, इस जगह पे वो रह रहा है, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधा है, ठीक है, यहाँ पे वो सारे पेड़ पौधा को खा के ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब वो तो उस पर डिपेंडेंट है, अब वहाँ का सब चीज़ खत्म हो गया तो क्या करेगा वो? अब अपनी जगह जो है चेंज कर लेगा। ठीक है, इसी तरह कभी कभी उन लोगों को शिकार करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना पड़ता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे आपका मतलब कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फिर ये लोग जो है एक जगह अस्थाई हो गए।
जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए कालांतर में खेती कर चावल गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब फल और सब्जियां इन लोग खाना स्टार्ट किए तो फिर उन लोगों को जो है खेती करना, उसका कृषि करना जो सीखे, फिर उसके बाद क्या किए, वो अस्थाई हो गए एक जगह, क्योंकि कृषि अगर वो कर रहे हैं तो वो उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बीज पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर पकेगा, फिर उसको काटेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस में उन लोगों को टाइम लगता है। तो इस तरीके से वो जो है एक जगह से दूसरी जगह फिर वो मतलब कि नहीं जा सकते थे, और वो लोग इस तरीके से एक कृषक बन गए और अस्थाई ज़िंदगी जो है जीने लगे। तो जब हम लोग किसी भी पौधे को एक स्थान पर बहुत ही बड़ा मतलब कि प्रोडक्शन बहुत ही बड़े ई पे लगाते हैं, ठीक है, या उगाते हैं, तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं गेहूँ, गेहूँ देखिए, और चावल और गेहूँ के बगैर कोई नहीं रह सकता है ना। जब इसका प्रोडक्शन हम लोग बहुत ही भारी मात्रा में कहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका फसल कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग मतलब कि ये भी कहें सिर्फ गेहूँ और चावल ही नहीं आ सकता, इसमें अगर हम लोग बोलते हैं सब्जी भी आ सकता है, फल भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखिए हर फसल हर समय नहीं लगता है। अगर हम लोग फल की बात करें तो फल भी आपको हर समय हर फल जो है नहीं मिलता है, इसका एक मौसम होता है और वो आपका मौसम के टाइम पे ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है आपका जो 3 भागों में हम लोग इसको जो है मतलब कि डिवाइड करते हैं। तो किस आधार पे करते हैं, पहला उसका परिस्थिति के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर जो है हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फसल को 2 भागों में जो है बांटा गया है, एक है आपका खरीफ फसल और एक है आपका रबी फसल। जैसे कि आपको पता है एक जायद भी आता है, ठीक है, तो कहीं आपको 2 देखने को मिलता है, कहीं आपको 3 देखने को मिलता है, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेसिकली जो है इसको हम लोग 2 ही वर्गों में बांटते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल, क्योंकि हम लोग को जो NCERT में जो दिया हुआ है तो उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। जायद के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कशन नहीं की गई है। तो जैसे कि खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल जो है यहाँ पे आता है, तो वो फसल जिसमें वर्षा ऋतु जो है वर्षा ऋतु में पाया जाता है। तो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका हर चीज़ में आ जाता है, ठीक है, हर कंपटीशन में आ जाता है कि भाई खरीफ फसल के अंदर कौन कौन सा फसल आता है, कौन कौन सा जो है आपका क्या कहते हैं उसको फसल आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि इसको कब जो है हम लोग उगाते हैं, कब इसको काटते हैं, ठीक है, और किस तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। तो देखिए ये वर्षा ऋतु में जो है बोया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। पहला डेफिनेशन कि वर्षा ऋतु में अगर हम लोग इसको बोते हैं तो उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु जो है ये जून से सितंबर तक होती है, ठीक है, कब होती है, जून से लेकर सितंबर तक होती है। जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सब जो है ये आपका खरीफ फसल है। तो ये फसल देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन मतलब कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है कि ये 3-4 को आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये कौन सा फसल में आता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा जून से सितंबर तक। नेक्स्ट आपका रबी फसल, ये आपका शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। जैसे कि इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा असली रबी फसल जो है ये आपका मतलब कि रबी फसल में आते हैं, जो कि आपका शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होता है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां जो है ग्रीष्म में भी में उगाई जाती है। देखिए ग्रीष्म में उगाई जाती है क्या, दाल और सब्जी। नेक्स्ट पॉइंट है आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हम लोग इसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाते हैं, तो धान जो रहता है बहुत ही
बहुत ही अधिक पानी इसको ज़रूरत होती है धान को, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। देखिए फसल उगाने के लिए किसान को जो रहता है ना, बहुत ही आपका अलग अलग विधि से होकर गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या विधि है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बस एक बार इसको जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार कैसे करते कीजिएगा, तो मिट्टी को पहले हम लोग क्या कहते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार में सुरक्षा, फिर कटाई एवं भंडारण। मिट्टी तैयार करना मतलब क्या हुआ, उसको जोतना, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लाफिंग कहते हैं। जोतते हैं ना, और जोतने के बाद वो मिट्टी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा जैसे कि वो धंसा हुआ रहता है, पूरा टाइट रहता है ज़मीन, तो उसको हम लोग जब मतलब कि ये फ्लाफिंग करते हैं, जब उसका हम लोग जुताई करते हैं, तो वो बालू जो रहता है वो हला मतलब कि ढीला हो जाता है, ठीक है, ताकि उसमें मिट्टी पानी और हवा जो है ईजिली जो है अब घुस जाए और प्लांट जो है उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सके। इसलिए मिट्टी तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम लोग सिंचाई करेंगे। फिर खरपतवार से सुरक्षा मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है ना, जिसको हम लोग ज़रूरत नहीं रहता, उसको हम लोग को वहाँ से हटाना रहता है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन रहेगा वो यही लोग खा जाएगा, तो फिर प्लांट का वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप अगर कभी किस खेती देखे होंगे, जो कि अगर फैमिली में कोई करता होगा तो वो देखते होंगे कि उन लोग क्या करेंगे कि आपका टाइम टाइम पे सब्जियों के साथ अगर कुछ ऐसा प्लांट है जिसको ज़रूरत नहीं है, या घास फूस जो भी रहता है, तो वो सबको हटाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो उसको जब तक अगर उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, उसको छोड़ देंगे उसी के साथ, तो जितना भी न्यूट्रिशन रहता है ना, तो वही लोग ले लेगा, फिर प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका कटाई और फिर आपका भंडारण, यानी स्टोर करके रखना। अब हम लोग धान जो है निकाल लिया, उसका कटाई कर लिया, तो अब उसको स्टोर करके हम लोग अच्छे से रखेंगे, तभी तो उसको हम लोग साल भर यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट स्टेप आपका भंडारण हो गया। तो डियर देखिए चैप्टर जो है मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी पढ़े ना उसको अच्छे तरीके से पढ़े, इसलिए मेरा इंटेंशन यही रहता है कि हम एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट इस तरीके से पढ़े ताकि हमारे किसी भी कंपटीशन के लिए मतलब कि ये यूज़फुल हो। तो डियर आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बहुत जल्द जो है कोशिश करेंगे कि हम एक क्लास में एक चैप्टर को डिस्कस करें। अगर हम लोग एक क्लास में एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट 1 आवर जो लगता है, 1 आवर जो है एक चैप्टर को डिस्कस करने में लगता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ डियर जो है हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि क्या हमें एमसीक्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एमसीक्यू करना चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि डियर इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, थैंक यू।